गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी जेई के इंटरव्यू चल रहे हैं। उसके बाद ए के इंटरव्यू होने हैं, फिर लोअर पीसीएस, फिर अपर पीसीएस, फिर एफआरओ। तो इस सीक्वेंस में आपके इंटरव्यू चलने हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि आगे पीछे भी हो सकते हैं कि किसी के पहले हो जाएं, लेकिन इसके बाद आपके ए के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, जो जेई वाले हैं या ए वाले हैं, उनके इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एक तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, प्लस फॉर्म को लेकर के, प्लस आपके ड्रेस कोड क्या होगा, उसके बाद फिर कि वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने एक फोन मतलब एक तरीके से अपने मैंने चैनल में आपसे बोला भी था कि भाई कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, जो कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जिनके मुझे आंसर आपको करने हैं, मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपको कैसे अपना जो भी फॉर्म से लेकर के आपके वहाँ पर ड्रेस कोड वगैरह बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी है, जो कि आपके मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपकी ड्रेस हो या फिर आपको वहाँ जाना हो, उसमें आपको हेल्पफुल होगा कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई ऐसे रिजेक्ट ना हो जाए या किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना आए उनके इंटरव्यू में। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है वो लेता जाऊंगा, उसके बाद आप देखते रहिएगा। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं, अब ये नहीं कि इसमें मैं अभी कट ऑफ इसके ऊपर की भी जेई की कट ऑफ प्लस ए की कट ऑफ, इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा। कट ऑफ की पहले अभी इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए, जो आपके क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग आपको मैं आंसर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये सिद्धार्थ शर्मा जी हैं और इनका क्वेश्चन था, ये फॉर्म ये भी बताना कि फॉर्म हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भी भर सकते हैं क्या। तो भाई देखो, जो आपको फॉर्म मिलेगा उसको आप हिंदी में भरो या इंग्लिश में भरो, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी मर्जी है, हिंदी में भर लो या इंग्लिश में भर लो, ठीक है। पर यह है कि अगर किसी भी एक लैंग्वेज को आप ले रहे हो तो पूरा कंप्लीट फॉर्म उसी में भरें। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में भरें। जहां पे हिंदी में मांगा गया है कि हिंदी अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो वहां हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। ठीक, ये तो आप इतनी बेसिक चीजें जानते होंगे, लेकिन फॉर्म को एक ही फॉर्मेट में भरें, हिंदी में भरें या इंग्लिश में भरें, ठीक। अब देखो, एक ये था कि आपका नेम डिस्क्लोज क्यों किया चेयरमैन सर ने। मेरा नाम नहीं बताया गया था, केवल ये कि आपने यहाँ पर हायर एजुकेशन भी कर रखी है। केवल ये एक तरीके से जो वहाँ पे पैनल चेयरमैन के सामने जो पैनल बैठे रहते हैं, उनको ये बात पता लग गई थी। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि वो मेरा एक प्लस पॉइंट हो, या हो सकता है कि उनको मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो कि भाई अच्छे कॉलेज से है, पढ़ा लिखा, तो हो सकता है कि इसे अच्छी नॉलेज होगी। तो वो सारी चीजें मैटर कर भी सकती हैं। तो इस वजह से मे भी बोल दिया हो कि भाई तुमने ये कर रखा है, हायर एजुकेशन कर रखी है, इस तरीके से मेरा नाम नहीं बोला गया था, ठीक है। ना ही मेरा रोल नंबर, कोई चीज नहीं बताई गई थी। एक यूनिक नंबर मिलता है, उसी से तुम आइडेंटिफाई होते हो वहां पर, ठीक है। इसके अलावा कोई तुम्हारा ये नहीं कि भाई तुम सोचो कि भाई मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, मेरी हायर एजुकेशन है, मुझे ये है। भाई जितनी नॉलेज है तुम्हारी, उसके अकॉर्डिंग तुमको नंबर मिलने हैं। इसके अलावा तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई नंबर उस चीज से मिल जाएंगे क्या, ठीक है। अब देखो, जो मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो आपके पूछे गए थे। देखो, ये था कि शोभा प्रजापति हैं, ये पूछ रही हैं, हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि पैनल में कितने लोग बैठे थे, और जिसका ऑटो कैड या एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई तुम्हारा, ये पहले मैं लास्ट से शुरू करता हूँ इसमें, कि भाई ऑटो कैड या तुमने कुछ भी कर रखा है, भाई कुछ नहीं पूछते वो। मैंने बताया था ना आपको, जो पैनल है उसके पास आपकी कोई डिटेल नहीं है, केवल आपका यूनिक नंबर है। वो केवल आप जानते हैं कि भाई आप जेई की पोस्ट के लिए आए हो। वो चेयरमैन साहब है वहां पे, वो बोल देंगे कि भाई हायर एजुकेशन कर रखी है, तुम क्या कर सकते हो आगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए पैनल की कि तुम मुझसे अच्छे क्वेश्चन पूछ लें, वो बात अलग है। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछेंगे भाई, बिल्कुल भी, कि भाई एक्सपीरियंस है, ये है, तुमने ये क्या क्यों किया, प्रोजेक्ट किया था। अब प्रोजेक्ट को लेकर के मैं भी तुम्हें बताऊंगा थोड़ा लास्ट में, ठीक। तो देखो, तुमसे कोई एक्सपीरियंस के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकली पूछा जाएगा। और पैनल में कितने लोग थे, तो पैनल में डिपेंड करता है भाई कि देखो, हमारे जो पैनल था एग्रीकल्चर का, उसमें तीन थे। उसमें एक मैडम थी और दो सर थे और एक चेयरमैन थे। टोटल चार लोग बैठे हुए थे अंदर ऑडिटोरियम में। तो ऑडिटोरियम में चार लोग के अलावा और कोई था नहीं, ठीक। अब आगे, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बात का है, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या इस वजह से।
भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपने देखो पहले नहीं बनवाया था और उसमें मांगा था, आपने गलत डिटेल भरी होगी, उसका नंबर भी गलत भरा होगा, तो इस वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था, उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो कि अनिवार्य योग्यता है, वो अगर आपने गलत फिल कर दी है, तो वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुमको रखे या ना रखे। अगर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नंबर उसमें मांगा गया था, उसमें डेट मेंशन थी कि इस तारीख से इस तक, कब तक, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की एक वैलिडिटी होती है कि भाई वो 2 साल 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। इस तरीके से तो 3 साल के लिए वैलिड होता है एम्प्लॉयमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर वो आपका बना नहीं था, तो आपने उल्टा सीधा भरा होगा फॉर्म भरते हुए, तो वो आयोग के ऊपर है, वो आपको रखे या ना रखे। तो उसकी वजह से आप, मुझे लगता तो नहीं कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको निकाल देंगे, लेकिन देखिए ये डिपेंड आयोग पर ही करता है, ठीक। तो आप उसके बारे में, मतलब इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते वहां पे, बस ये कह सकते हो कि मेरा बन नहीं पाया था, मेरा बाद में बना, उस चीज को बता सकते हो। अगर वो रखेंगे तो रख लेंगे, अदरवाइज से रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज के लिए तो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है क्या? भाई उस समय तो जरूरी था, जब मांगा था, एसेंशियल में मांगा था कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि तुम्हें कैसे, उन्हें कैसे पता चलेगा तुम उत्तराखंड के हो या नहीं? ये भर्ती कौन भर सकता था? जो उत्तराखंड का निवासी है वही तो भर सकता था, यूकेपीएससी जेई को। अदर स्टेट वाले अलाउ थोड़ी ना थे इसमें। तो आपने गलत सलत भरा होगा, तो देखो वो आयोग आपको रिजेक्ट कर सकता है। सर मैंने परमानेंट एड्रेस जो डाला है फॉर्म में, वो आईडी वाले एड्रेस से अलग है, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? भाई देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके आधार कार्ड में और जो आपके डोमिसाइल है, जिसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इसमें अलग अलग है, तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वो, उसमें जो आधार कार्ड है या आपकी वोटर आईडी प्रूफ है, उसमें वो एड्रेस चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कि आपका डोमिसाइल का एड्रेस और जो आप परमानेंट एड्रेस लिख रहे हैं, वो सेम होना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपके डोमिसाइल से तो है, जहां पे आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ रहता हूँ, वही तो आपका परमानेंट एड्रेस है। टेम्पररी तो आपके जो, मान लिया कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो रिसेंटली, मान लिया आप पढ़ाई के लिए हल्द्वानी चले गए या देहरादून जाकर कर रहे हो, कहीं भी जाकर तैयारी कर रहे हो, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। लेकिन जो आपका परमानेंट है, वो आपका डोमिसाइल वाला ही चलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिन्यू वाला चल जाएगा, ओरिजिनल, पुराना वाला ओरिजिनल नहीं है। भाई देखो, पुराना वाला ओरिजिनल नहीं है, नया वाला उन्हें कैसे पता? तुम्हारे पास, तुमने उसका, तुम्हारा है या नहीं है? ऐसा करो ना, अगर तुम्हारे पास नहीं भी है, तो जो तुम्हारा, उसकी, तुमने उसका नंबर तो भरा होगा ना, जाके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के उसका पुराने वाले को देखो, उसका डेटा अगर हो सकता है पॉसिबली तो वो मिल जाए, या फिर वो उसमें दे देंगे कि हाँ ठीक है, इनका यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है। पर पुराने वाले को भी निकलवा लो, जाकर के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के, और नए वाले को उसे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर पुराने वाले का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, देखो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी का अब ये मत सोचना कि भाई नहीं है तो क्या करूं। चले जाओ वहां पे, आपका, आपने फॉर्म फिल करते हुए अपना जो निकाला होगा, उसमें सब सारी चीजें होंगी। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें तो आपने उसका नंबर डाला होगा ना, और कब से कब तक वो वैलिड था, तो हो सकता है उसकी कॉपी आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मिल जाए, ठीक। देखो, मेरा EWS डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले ही बना हुआ है, बट ये बाय मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ इशू गलत फिल हो गया, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? भाई तुमने जो डेट ऑफ इशू गलत फिल हो गया है, और ये चीज तुमने खुद गलत कर दी है, तो यार देखो, इस चीज के लिए तो बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता है। अगर आपका मिस्टेक हुई भी है, तो उस चीज के लिए हो सकता है वो आप वहां पे तुमसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लें, एक नॉर्मल सा, कि ठीक है, और इस वाले को आपको क्रॉस चेक करवा देंगे वो, यानी कि अंडर प्रोविजन रखे जाओगे आप, ठीक। मतलब वो प्रोविजनली आपका एक्सेप्टेड कर सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन ये है कि आप गलत भर रहे हो, तो भाई वो रिजेक्ट करने का उनका पूरा हक है कि आपका ये डेटा इससे मैच नहीं होता है, आपने गलत बनवाया, फर्जी तरीके से, कुछ भी आप कह सकते हैं कि आपने फॉर्म गलत तरीके से भर दिया है, तो उससे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन भरवा के आपको, हो सकता है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन देखो, ये चीज आप जो मिस्टेक कर रहे हो, भाई आयोग के पास पूरा अधिकार है इसका भी, ठीक है, कि आपको रिजेक्ट करने का। और आप इसमें कोर्ट केस नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे भाई मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा, तो देखो, उन्होंने पहले ही कह दिया डिक्लेरेशन फॉर्म, इसीलिए पहले सारा करवा लेते हैं। हालांकि इन चीजों की वजह से दिक्कतें बहुत कम होती हैं, क्योंकि जेन्युइन बंदे को वो रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बंदा यहाँ इतनी मेहनत से पहुंचा है, तो ऑलमोस्ट वो ठीक ही होगा।
ठीक, अब देखो इसमें देख लेते हैं आगे। सर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंने अप्रैल 2021 में बनवा लिया था और वही फॉर्म भरते अपलोड किया, बट डिप्लोमा 2022 में ऐड करवाया तो उसमें। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया 2021 में बना हुआ था और बाद में आपने डिप्लोमा या अपना बीटेक किया है, एमटेक किया है, जो भी बाद में आपने ऐड करवा दिया है एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब उसमें बाद में ऐड करवाया है, आपका एम्प्लॉयमेंट पहले ही बन गया था, लेकिन आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट, मान लिया आपने 10th नहीं लगाया, 12th नहीं लगाया कोई, या मान लिया आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, डोमिसाइल नहीं लगाया, बाद में लगा करके उसको कर सकते हो, अपडेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है उसमें। क्योंकि ऐड कर वो उन मेन है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना, और वो आपका बेस करता है आपके डोमिसाइल वगैरह पे, यानी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट उसी के बेस पे वो होता है हर जगह का। ठीक है सर, अगर पिन कोड डिफरेंट है आधार में और एप्लीकेशन फॉर्म में तो बोर्ड मेंबर रिजेक्ट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अगर पिन कोड डिफरेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आधार में अलग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस से कोई उन्हें दिक्कत वाली बात नहीं है, एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सर मैंने अपने एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट में और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम अपडेट कराया है, इससे इंटरव्यू में कोई फर्क? भाई देखो, अगर तुमने जो अपडेट कराया है कोई दिक्कत नहीं है, तुम नया वाला लेके जाना, जो अपडेट करा के ले आना वाला, नहीं तो नाम में भिन्नता वाला वहां पे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, उसमें आपकी परेशानी आपको नहीं होगी। जो जिसमें नाम में भिन्नता है, यानी नेम में कुछ चेंजेस हैं, तो वो उससे बंदे को रिजेक्ट नहीं कर रहे, उसके लिए नाम में भिन्नता वाला एक फॉर्म है, उसको वो भरवा ले रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है प्रीफरेंस वाला। भाई कोई बात नहीं, नहीं है, वहां पे निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाला है जो फॉर्म भरते हुए, पुराना वाला ले जाना, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नया वाला ही चाहिए, वो आपको निकाल के दे देंगे, आप इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगे, बिल्कुल भी दिक्कत मतलब, आराम से जाओ। सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है क्या? फॉर्म नहीं है, क्या करना है इसके लिए? एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तुमने नहीं निकाला था प्रीफरेंस भरते हुए, कोई बात नहीं, वहां पे आयोग तुम्हारे लिए अरेंज करा देगा। यही का भी है। हाँ सर, वो आगे देखते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में क्या देखते हैं? डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। भाई देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो पहली बात तो जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा 10th की मार्कशीट के बेस पर बनाया जाता है, जब आप बनवाने के लिए जाते हो। तो हो सकता है कि वो उनकी मिस्टेक हो रही होगी जिन्होंने वो बनाया है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ कर दिया हो, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, उससे जाकर के करेक्ट करवा लो, उसका करेक्शन हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपके नाम वाम या किसी में वहां पे बनाने वाले ने गलती करी है तो उसको करेक्ट करवा लो, उसे उसमें करेक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड में डोमिसाइल की डेट गलत है, कोई दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं भाई, अपडेट करा लो जाकर के। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में किसी का कोई दिक्कत है, कुछ गलत कर दिया है, तो जाकर के वहां अपडेट करा लो अभी। सही है, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ड्रेस कोड में जींस पैंट ले सकते हैं क्या? देखो भैया, ड्रेस कोड का कोई, मैंने आपको बताया कि कोई वो नहीं, लड़कियों के लिए देखो सूट सलवार में भी जा रही हैं या साड़ी में जा रही हैं, दोनों ठीक है, ओके, कोट पैंट में भी जाएंगी तब भी ठीक है। लेकिन मेरा कहना यही है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, कि भाई फॉर्मली में ही जाओ। लड़का है तो पैंट शर्ट पहन लो, मतलब पैंट शर्ट नॉर्मल, ऊपर से क्या कहते हैं अपना, ठंड रहेगी तो स्वेटर डाल लेना। और आपके पास अच्छे खासे भैया, आपके पास मान लिया किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो पैंट कोट पहन के जाओ, आराम से बढ़िया करके बाबू बन के जाओ। ठीक है, और लड़कियों के लिए कि भाई लड़कियां हैं तो थोड़ा सिंसियरिटी में जाएं, मान लिया फैशन वैशन जीन्स विन्स ये वो इस तरीके से ना जाए तो अच्छा है। फिलहाल वो दिखेगा तो नहीं नीचे का हिस्सा, पर यही है कि मतलब पैंट शर्ट कुछ भी पहन रहे हो आपका, हालांकि आप वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ भी क्या कहते हैं, काफ़ी सारे आयोग के लोग बैठे रहते हैं, तो वो आपको जज करते रहते हैं कि आप कैसे हो, किस टाइप के हो, किस तरीके से नहीं हो। तो वो भी आपके लिए मैटर करता है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान दें। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा लाइटली ना लें, अपना ड्रेसिंग सेंस जो है थोड़ा अच्छा बना के जाएं, मतलब कि फॉर्मली पहन के जाना सही रहेगा। और एक क्वेश्चन हो रहा था स्टूडेंट का कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहता हूँ, किसी को भी लेके जाओ, बाहर बैठने की जगह है, बाहर बैठेंगे, आयोग के अंदर कोई नहीं जा सकता है। जो मेन गेट के बाद, मेन गेट से जो एंट्री होती है केवल कैंडिडेट की होती है, और वहां पर एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं बैठ सकते, 1 मिनट, जैसे आपका इंटरव्यू हो तुरंत बाहर जाओ, आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप रुकोगे यहाँ। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि आपका रुकने का कोई सीन नहीं है, आपकी फैमिली वाले वहां पर जाएंगे तो उन्हें वेट ही करना पड़ेगा 4 से 5 घंटे, या हो सकता है और ज़्यादा टाइम भी। तो आप उस चीज़ को थोड़ा देख लें। ठीक है, अब बात रही कि भाई आपके आगे क्वेश्चन, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है लेकिन फॉर्म भरते हुए मैंने गलती से एनएसएस का बी पर टिक कर दिया। भाई देखो, अगर तुमने ये कर दिया है तो अब मत लगाना। अब एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है, किसी ने कुछ और सर्टिफिकेट भर दिया है, कोई गलती से कुछ और भर दिया है, तुम्हारे पास नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं होगे, लेकिन उसे मत लगाना। आज मान लिया तुम्हारे पास एनसीसी भरा था,
एनसीसी भरना था, एनएसएस इन्होंने भर दिया भाई साहब ने, लेकिन अब ये ना लगाएं तो अच्छा है। अब ये नहीं कि वहां जाकर के तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी कि भाई ठीक है सर मैं नहीं लगाना चाहता इसको, या मेरे पास है नहीं, गलती से टिक हो गया, बात खत्म। वहां से आपका वो चीज जो अधिमानी अर्हता जिसको बोलते हैं वो आपकी हटा दी जाएगी, बात खत्म। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उस पर कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। आधार कार्ड और डोमिसाइल में अलग अलग एड्रेस है, मतलब जो उत्तराखंड का है दोनों के। भाई तुम आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस लिखवा लाओ, यूपी का लिखवा लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमिसाइल आपका जहाँ का है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वहीं से आपकी चेकिंग होगी कि ये बंदा यहाँ रहता है या नहीं रहता है। तो परमानेंट एड्रेस आपको वही भरना है जो आपका डोमिसाइल में है लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप, मैंने कहा था कि जहाँ पे आप कहीं और रहते हो वो भर दो। मान लिया आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं भी रहते हो वो भर दो, पर लेकिन परमानेंट वही भरा जाएगा जो डोमिसाइल का है। एक ये बंदरों का वाले का मैसेज आया था, चलो इसे छोड़ते हैं। देखो, जेई में 515 एससी मेल हूँ सर, कुछ हो पाएगा क्या? देखो मुझे कट ऑफ का भी आइडिया मैं इतनी जल्दी नहीं कहूंगा, अभी पहले आप इंटरव्यू दे लो, उसके बाद इस पर भी बात करी जाएगी, ठीक है। जो फॉर्म भर के घर से भर के लेके जाना है फाइल में ही रखना है। हाँ भाई जी, जो घर से भर के लेके जाना है उसे फाइल में रखना, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास, मैंने सीक्वेंस बताया था, उसकी फोटोकॉपी पूरे सेट की, 10th 12th डिप्लोमा, कास्ट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, और जो आपके सर्टिफिकेट हैं अधिमानी वार्ता वाला, एनसीसी, एनएसएस, इनके सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी कर लें और सेल्फ अटेस्ट कर लें उनको, ठीक है। ठीक। मूल निवास 2012 का है, डॉक्यूमेंट वैलिड है ना डोमिसाइल के लिए? मूल और स्थाई में कंफ्यूजन हो रहा है भाई, स्थाई कह लो या मूल कह लो, बात एक ही होती है, मूल स्थाई एक ही बात होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल उसी को कहते हैं हिंदी में, वो अंग्रेजी में ठीक है। अब ये कि भाई देखो, डोमिसाइल एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है कि मान लिया बार बार चेंज होता जा रहा है। अगर उसे तुम क्या करते हो, जैसे मान लिया किसी ने, किसी का घर, मान लिया मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा घर काशीपुर है और मेरा स्थायी निवास यहाँ पर है, लेकिन कल को मैं अपना घर बेच करके रुद्रपुर में ले रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज करा लूंगा, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मेरे लगेंगे और प्लस नए वाले के लगेंगे, तो मेरा चेंज हो जाएगा रुद्रपुर, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन ये सब दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, कि आपका कि उसमें कोई समस्या आने वाली वैसी नहीं होती, ठीक। फैमिली मेंबर्स अलाउड हैं क्या? नहीं भाई, वहाँ अंदर अलाउ नहीं है, बाहर, बाहर है, जो मैंने बताया था जगह है बैठने की, वहां बैठ सकते हैं। वो बिल्कुल बाहर है, वहां ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा तो उन्हें घर वालों को बोल देना, गंगा नहा लेंगे, गंगा पे आराम से वेट करेंगे 2-4 घंटे, आराम से नहाएंगे धोएंगे, तपस्या करेंगे, तुम लोग आराम से इंटरव्यू देना। इंटरव्यू के टाइम पर प्रेफरेंस लिस्ट मांग ली थी भाई, ये एक बड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का भाई। प्रीफरेंस दोबारा पूछेंगे क्या, दोबारा पूछेंगे क्या? भाई प्रीफरेंस तुमसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा, कोई तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैं चेंज कर लूँ, मैं पीडब्ल्यूडी नहीं लेना चाहता, मैं ये आवास विकास लेना चाहता हूँ, मैं आरडब्ल्यूडी लेना चाहता हूँ, या माइनर लेना चाहता हूँ, कोई तुमसे पूछा नहीं जाएगा। तुम्हें अपनी डिटेल भरनी है और जा करके देना है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अंदर इंटरव्यू दोगे, बात खत्म है। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि तुमसे दोबारा प्रीफरेंस भरवाया जाएगा कि भैया आ जाओ तुम ये वाली नौकरी ले लो, इसे रख लो प्रीफरेंस पर, कुछ नहीं। वो पहले करवा लिया आयोग ने ऑनलाइन में, अब कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं हो सकता उसमें। मेरी ओरिजिनल डिग्री तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन प्रोविजनल डिग्री है, रिजेक्ट। भाई आपकी डिग्री नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजनल से काम चल जाएगा, पर आप कोशिश करना कि आप ओरिजिनल ले जाओ, मतलब कि जाकर के जो आती है परमानेंट। अब आगे एनएसएस वाले का भाई ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो मैंने इसको रिप्लाई भी किया था, ठीक। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब ड्रेस से रिलेटेड, और ये कि भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और आपका कोई मान लिया उसमें मिस्टेक है डीओबी में या किसी नाम में या किसी चीज में, तो उसको आप जा करके करेक्शन करवा लो। और नहीं भी होता है, अगर नाम में भिन्नता है तो वहां जाके करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर आप वहां गलत लिख के जाते हो, वो डिटेल से चेक कर रही हैं आपकी चीजें। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपने जो आपका डोमिसाइल का नंबर है, हर चीज का नंबर प्रॉपर तरीके से करेक्ट होना चाहिए। नाम में भिन्नता है तो उसके लिए फॉर्म भरवा के आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक चीज को बारीकी से चेक कर रहे हैं वहां पे, ये मत सोचना कि आपका यहाँ कुछ नंबर है यहाँ कुछ नंबर है, ऐसा नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो होता है ना वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि मान लिया कि वहाँ कुछ पैसे देके ये वो सब कुछ मैं जुगाड़ कर लूंगा, ये सब सोच के भी मत जाना गलती से ना, उसी टाइम फायर कर देंगे आपको, ठीक। तो आप बिल्कुल जो आपकी जेन्युइन चीजें हैं उसको रखना, और बाकी का जो चीज नहीं है प्रॉपर तरीके से बता देना। हेल्पफुल वहाँ का स्टाफ है, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं वहाँ के, ठीक है।
ऐसे ही एई के लिए बता रहा हूँ सेम, एई वाले भी अपना ये जो मेरी उनके हो सकता है सेम क्वेश्चन होंगे, उनको भी शायद आंसर मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न रह गई है तो बता देना भाई, देखो इतना तो मैंने कवर कर लिया है। और इसकी कट ऑफ को लेकर के एई की और जेई की को मैं भी जैसे इनके इंटरव्यू हो जाते हैं उसके बाद मैं आपकी इसकी कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनसे थोड़ा डेटा लेकर के फिर मैं एनालिसिस करूँगा। ठीक है? तो वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।